बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में भारत में स्पर्म डोनेशन और एग डोनेशन को लेकर के एक इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी डिसीजन पर बात करेंगे और इसके साथ साथ भारत में ART यानी कि असिस्टिव रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो पूरा एक्ट है 2021 का, उस कानून को भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए। वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी कि खबर पर बात करेंगे, यानी कि ये जानेंगे कि आखिर ये जो पूरी टॉपिक है, पूरा जो खबर है वो चर्चा में किस वजह से आई है। तो खबर को देखेंगे, खबर के बाद जो ART टेक्नोलॉजी है, असिस्टिव रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, उस पूरी टेक्नोलॉजी पर भी बात करेंगे। कौन सी से ART सेवाओं का मतलब क्या होता है इसको भी समझेंगे। और फिर ART एक्ट 2021 है, इस एक्ट पर बात करेंगे, एक्ट के प्रावधान क्या हैं। फिर यहाँ पर एक टॉपिक आता है सरोगेसी एक्ट और ART एक्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या अंतर आपको देखने को मिलेगा, उसको भी समझेंगे। और अंत में एक प्रश्न पर भी बात होगी। प्रश्न आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो टॉपिक है GS पेपर 2 और GS पेपर 3 से जुड़ा हुआ है। GS पेपर 2 में आपको सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, और GS पेपर 3 में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सेगमेंट देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके लिए एक नए उपहार की। तो क्योंकि स्वतंत्रता दिवस आ रहा है 15 अगस्त को, तो इसी को देखते हुए दृष्टि संस्थान की ओर से 40% का जो है डिस्काउंट आपके लिए लाया गया है। ये जो डिस्काउंट रहेगा 15 से 18 अगस्त तक वैलिड है। हमारे जो सभी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, पेनड्राइव कोर्सेज हैं, DLP हो गया, इसके अलावा टेस्ट सीरीज हो गया, इन सभी पर आपको ये कोर्स जो है देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप कोर्स का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहां से आप कोर्स के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वहां भी आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, और जब आपको PDF मिलेगी तो यहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके माध्यम से आसानी से आप जो है जो आपका लिंक है वहां तक पहुंच सकते हैं और अपने आप को इस नए छूट के लिए, डिस्काउंट के लिए एनरोल कर सकते हैं। तो एक बेहतर मौका है, मौके का लाभ उठाइए और जल्दी से अपने आप को एनरोल कर लीजिए। चलिए बढ़ा जाए आगे। सबसे पहले बात करेंगे खबर की कि खबर यहां पर क्या आई है, किस वजह से पूरा जो मामला है ये मामला चर्चा में आया है। तो जो खबर है आपकी, ये बॉम्बे हाईकोर्ट का एक डिसीजन है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा है कि केवल अंडाणु या फिर शुक्राणु यानी कि स्पर्म और एग को डोनेट करने की वजह से जो आपका डोनेट करने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति को ये कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता कि वो बच्चे को अपना या वो बच्चे को जो है वो बच्चे के अपने आप को जो है बायोलॉजिकल पेरेंट्स कहने लगे। बच्चा जो है बायोलॉजिकल उस बच्चे के जो है बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं बन जाते हैं आप। तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स बनने का अधिकार जो है डोनेशन की वजह से आपको नहीं मिलता है। ये जो मामला है, ये मामला आपका बॉम्बे हाई कोर्ट की सिंगल बेंच की ओर से दिया गया है एक महिला की याचिका पर। एक महिला ने यहाँ पर याचिका दायर की थी, जिस याचिका में कहा गया था कि बेसिकली ट्रायल कोर्ट ने महिला को यह आदेश दिया था कि महिला जो है अपने बच्चों से नहीं मिल सकती थी। तो इसी ट्रायल कोर्ट के जो आदेश था, उसी आदेश को चुनौती दी गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में। यहाँ पर बेसिकली आपका ट्रायल कोर्ट ने महिला को सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुई अपनी जुड़वा बच्चियों से मिलने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर पूरे मामले को पलट दिया और ये कहा गया कि बेसिकली आपका जो दानकर्ता है वो केवल बच्चे की आनुवांशिक मां हो सकती है। आनुवांशिक मां यानी कि जेनेटिक मदर हो सकती है, वो बायोलॉजिकल मदर नहीं हो सकती। बायोलॉजिकल मदर वो महिला होगी जिसने कमीशन किया था। जो कमीशनिंग महिला है वो आपका बायोलॉजिकल मदर है और जो डोनेटर है वो आपका जेनेटिक मदर है। तो ये डिफरेंस यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्रिएट किया और इस डिफरेंस के माध्यम से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि बेसिकली आप किसी महिला को, जो अगर वो महिला बायोलॉजिकल मदर है, तो आप उसको अपने बच्चों से मिलने से नहीं रोक सकते हैं। तो यही पूरा मामला यहां पर हमें देखने को मिला था। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, बातचीत की जाए ART के बारे में, ART सर्विसेज के बारे में, यानी कि असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ART टेक्नोलॉजी अगर आप देखें तो इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी बेसिकली उन कपल्स को, उन जो लोग होते हैं जो कि बेसिकली आपका प्रेग्नेंट होने में सक्षम नहीं है या फिर कंसीव करने में सक्षम नहीं है, उन लोगों को बेसिकली आपका पेरेंट बनने की सुविधा प्रदान करता है। उन लोगों को जो है प्रेग्नेंट होने में मदद करती है टेक्नोलॉजी। क्या होता है इस टेक्नोलॉजी में? इस टेक्नोलॉजी में बेसिकली आप शुक्राणु या फिर अंडाणु यानी कि आपका जो स्पर्म है या फिर एग है, उस स्पर्म या फिर एग को आप शरीर से बाहर प्रसंस्कृत करते हैं। उसको शरीर से बाहर रख करके उसको प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद
उस युग्मक या फिर भ्रूण को महिला की प्रजनन प्रणाली जो है वहां पर ट्रांसफर किया जाता है और फिर इसके माध्यम से गर्भ धारण करने की कोशिश की जाती है। यहां पर फिर इसके माध्यम से प्रेग्नेंट होने की कोशिश की जाती है। अगर आप बात करें एआरटी टेक्नोलॉजी में, तो एआरटी टेक्नोलॉजी में आपको बहुत सारे मेथड मिलेंगे, जैसे आईवीएफ मेथड हो गया, इनवर्टो फर्टिलाइजेशन, इसके अलावा स्पर्म या फिर एग डोनेशन का मेथड हो गया, ये भी एक मेथड है। सेरोगेसी भी एक मेथड है, ये भी आपका एआरटी का ही हिस्सा है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपका एआरटी के डेफिनेशन में आपको शामिल होती हुई नजर आ जाएंगी। तो ये ओवरऑल हमने यहां पर समझा एआरटी टेक्नोलॉजी के बारे में, एआरटी सर्विसेज के बारे में। अब एआरटी एक्ट 2021 की अगर आप बात करें, तो भारत में एआरटी सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने 2021 में इस कानून को पारित किया था। इस कानून का फुल फॉर्म अगर आप देखें तो इसका फुल फॉर्म है एआरटी का सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन अधिनियम 2021। तो भारत में एआरटी क्लिनिक्स यानी कि वो क्लिनिक जहां पर एआरटी सर्विसेज प्रदान की जाती हैं और वो बैंक जो कि एआरटी को रेगुलेट करते हैं, इनको विनियमित करने के लिए सरकार ने 2021 में इस पूरे कानून को पारित किया था। इसके उद्देश्य की अगर आप बात करें तो इस पूरे कानून का उद्देश्य है सहायक प्रजनन के क्षेत्र में उचित पर्यवेक्षण, विनियमन, लाइसेंसिंग और अच्छे नैतिक व्यवहार को लागू करना। अगर इसके महत्व की बात करें कि ये कानून इंपॉर्टेंट क्यों है, तो पिछले कुछ समय में देखेंगे आप कि जब से दुनिया भर में आईवीएफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई है, आईवीएफ टेक्नोलॉजी का आगमन हुआ है, उसके बाद से भारत में एआरटी क्लिनिक्स की बहुत तेजी से वृद्धि आपको देखने को मिली है। तो ऐसे में इन जो महिलाएं आईवीएफ सर्विसेज प्राप्त करती हैं, एआरटी सर्विसेज प्राप्त करती हैं, उन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि सरकार यहां पर जागरूक होकर के काम करे और इस पूरे सेक्टर को रेगुलेट करे। और सरकार इस सेक्टर को रेगुलेट करती है इस कानून के माध्यम से। तो ये हमने कानून के एक परिचय को देखा। अब इसके प्रोविजंस की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या प्रावधान आपको मिलेंगे। सबसे पहले एआरटी क्लिनिक्स और बैंकों के पंजीकरण का प्रावधान यहाँ पर आपको मिलेगा, यानी कि भारत में जो आपका क्लिनिक है, जो बैंक है, जो आपका डोनर्स के बैंक वो होते हैं जो कि आपका बेसिकली डोनर्स के स्पर्म और एग को अपने पास स्टोर करके रखते हैं, और एआरटी क्लिनिक वो होते हैं जो कि एआरटी सर्विसेज प्रदान करते हैं। तो भारत में जो भी एआरटी क्लिनिक है, जो भी एआरटी बैंक है, उनका एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री के तहत जो है पंजीकरण कराना अनिवार्य है, उनको अपने आप को जो है रजिस्टर कराना अनिवार्य है। इसके साथ ये जो राष्ट्रीय रजिस्टर है, इसके साथ देश के सभी जो एआरटी क्लिनिक हैं और बैंक हैं, उनके विवरण को लेकर के केंद्रीय डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा, एक सेंट्रल डेटाबेस यहाँ पर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य बोर्ड की गठन की बात यहाँ पर की गई है। जैसे कि अगर आप पढ़ेंगे 2021 का जो सेरोगेसी एक्ट है, उस सेरोगेसी एक्ट के तहत एक राष्ट्रीय और राज्य बोर्ड के गठन की बात की गई है। तो ये जो एआरटी कानून है, ये कानून भी ये कहता है कि सेरोगेसी एक्ट के तहत जो राष्ट्रीय और राज्य बोर्ड गठित होते हैं, वो राष्ट्रीय और राज्य बोर्ड जो है वो एआरटी कानून को लागू करने के लिए भी राष्ट्रीय और राज्य बोर्ड के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा कमीशनिंग पार्टी जो होती हैं, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, मापदंड क्या हैं, उसको अगर आप देखें तो ये जो सर्विसेज हैं, एआरटी जो सर्विसेज हैं, वो आपकी सिंगल वुमेन जो है, जो एकल महिलाएं हैं, इसके अलावा जो विवाहित जोड़े हैं, उनके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है कि एआरटी सर्विसेज, एआरटी कानून जो है वो ये कहता है कि आपकी जो एकल महिलाएं हैं, जो सिंगल वुमेन हैं, वो भी एआरटी सर्विसेज प्राप्त कर सकती हैं। अब यहां पर कुछ आयु का भी निर्धारण किया गया है। जैसे अगर आप महिलाओं के मामले में देखें तो यह आयु जो है वो 21 से 50 वर्ष के बीच में है, और पुरुषों की अगर आप बात करें तो यह आयु 21 से 55 वर्ष के बीच में रखी गई है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एआरटी कानून का यह भी है कि ये इस कानून के तहत एआरटी सर्विसेज जो हैं वो विदेशी नागरिक भी इन सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा जो डोनर्स होते हैं, डोनर्स के लिए भी कुछ यहाँ पर क्राइटेरियाज डिसाइड किए गए हैं। जैसे कि जो पुरुष होते हैं, जो पुरुष डोनर्स हैं, जो स्पर्म डोनेट करना चाहते हैं, उनकी उम्र जो है वो 21 से 55 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है। और जो फीमेल डोनर्स हैं, जो कि आपका एग डोनेट करना चाहती हैं, उनकी जो आयु है वो 21 से 35 वर्ष के बीच में होना अनिवार्य है। इसके अलावा महिलाओं द्वारा केवल एक बार ही अपने एग डोनेट जो हैं किए जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है कि जो आपका एआरटी कानून है वो स्पष्ट तौर पर कहता है कि महिलाएं अपने जीवन काल में केवल एक बार ही अपने एग डोनेट कर सकती हैं। और उसमें भी इंपॉर्टेंट ये है कि जब वो एग डोनेट करती हैं तो उसमें एक बार में 7 से ज्यादा एग जो है नहीं निकाले जा सकते हैं, 7 से ज्यादा एग जो है वो प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। तो ये शर्त यहां पर जो है इस कानून में डिसाइड की गई है। अगर पुरुषों की बात करें तो यहां पर तो एक बैंक जो है वो एक से अधिक कमीशनिंग पार्टी को
एक ही दानकर्ता के युग्म जो है उसकी आपूर्ति नहीं कर सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई पुरुष जो है वो स्पर्म डोनेट करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस स्पर्म को बहुत सारे लोगों को दिया जाएगा, बहुत सारे कपल्स को दिया जाएगा। सरकार का नियम ये कहता है कि उस एक पुरुष का जो स्पर्म है वो केवल एक ही कपल को दिया जा सकता है, किसी और को नहीं दिया जाएगा। अब आप सोचेंगे इसके पीछे राशनेल क्या है, उसको अगर आप समझें तो इसके पीछे का स्पष्ट तौर पे कारण यह है कि मान लीजिए अगर 2 से ज्यादा लोगों को दिया जाता है और वो बच्चे बड़े होते हैं, फिर उसके बाद मान लीजिए आपस में मिलते हैं, उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशंस बनते हैं, तो ऐसे में अगर क्योंकि उनके जो जेनेटिक्स हैं वो एक ही हैं, तो इसकी वजह से जो आनुवांशिक विकार हैं, जो जेनेटिक रोग्स हैं, उनके बढ़ने की संभावना और ज्यादा प्रबल हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए, उनके बीच में विकार को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने डिसाइड किया है कि बेसिकली आपका एक व्यक्ति के जो स्पर्म है वो केवल एक ही कपल को दिए जा सकते हैं, एक ही बार उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा और नियम ये डिसाइड किए गए हैं कि आपका प्रत्यारोपण से पहले आनुवांशिक बीमारियों की जांच करना भी अनिवार्य है, कि कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है, इसका पता लगाना भी अनिवार्य है। इसके अलावा लिंग चयनात्मक सेवाएं, यानी कि आपका जेंडर सेलेक्टिव सर्विसेज पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि आप इस बात की जांच नहीं करवा सकते हैं कि बच्चा जो है वो लड़की है या फिर लड़का है, इस पर पूरी तरह से यहाँ पर प्रोहिबिशन लगाया गया है। इसके अलावा एआरटी के माध्यम से जो बच्चे पैदा होते हैं वो कमीशनिंग जोड़े, यानी कि जिन्होंने कमीशन करवाया था उनके जैविक बच्चे माने जाते हैं, बायोलॉजिकल चाइल्ड माने जाते हैं। और जिस तरह से नेचुरल चाइल्ड को जो भी अधिकार मिलते हैं वो अधिकार आपका जैविक बच्चे को भी प्राप्त होते हैं, वो अधिकार आपका बायोलॉजिकल चिल्ड्रन को भी प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दान के जो सभी रिकॉर्ड हैं, डोनेशन के जो रिकॉर्ड हैं, वो जो आपका जो क्लिनिक है, जो बैंक है, वो 10 साल तक अपने पास रखता है और 10 साल तक रखने के बाद उस रिकॉर्ड को आपका राष्ट्रीय रजिस्ट्री को ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर बैंक अपने रिकॉर्ड से उसको हटा देता है। तो ये ओवरऑल कुछ प्रोविजंस हुए जिन प्रोविजंस पर हमने बात की। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है जिसके बारे में हम समझ लेते हैं, वो है सरोगेसी कानून और आपका एआरटी कानून। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको एक बार थोड़ा सा समझ लिया जाए। सबसे पहले एक तरफ आपका सरोगेसी कानून है, एक तरफ आपका एआरटी कानून है। इसमें अगर आप देखें तो यहां पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि यहाँ इनफर्टिलिटी को अलग अलग तरीके से सबसे पहले डिफाइन किया गया है। तो इनफर्टिलिटी को जो आपका सरोगेसी एक्ट है वो इस तरह से डिफाइन करता है कि अगर कोई कपल 5 सालों तक अनप्रोटेक्टिव सेक्स करता है और फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाते हैं तो उनको जो है सरोगेसी को अलाउ किया जा सकता है। यहां पर अगर आप देखें एआरटी कानून में तो यहां पर तय किया गया है कि अगर कोई कपल 1 साल तक अनप्रोटेक्टिव सेक्स करता है और उसके बावजूद भी वो कंसीव नहीं कर पाते हैं तो ऐसे मामले में उसको जो है एआरटी कानून के तहत कवर किया जा सकता है और वो एआरटी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर आपको टाइम पीरियड का डिफरेंस मिलेगा, यहां पर 5 साल है और यहां पर 1 साल है और ये डिफरेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से सवाल जो है आपका बन सकता है। दूसरा डिफरेंस अगर आप देखें तो जो सरोगेसी और एआरटी सर्विसेज जो होती हैं उनका मूल रूप जो होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सरोगेसी सर्विसेज जो होती हैं वहां पर वो एक छोटी सी आप उसको सब कैटेगरी मान सकते हैं एआरटी सर्विसेज का, क्योंकि जो सरोगेसी है वो एआरटी के अंतर्गत ही आता है। लेकिन सरोगेसी में क्या होता है, यहां पर एक थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व होता है। जब आप एआरटी सर्विसेज की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वहां पर थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो, वहां पर केवल डोनेटर होता है जो कि डोनेट करके चला जाता है, उसको पता भी नहीं होता कि वो जो उसका डोनेशन है, जो स्पर्म है, जो एग है, वो किसको प्राप्त होने वाला है। और डिफरेंस अगर आप देखें तो यहां पर जो सरोगेसी एक्ट है वो केवल आपका इंडियन मैरिड कपल को ही सरोगेसी सर्विसेज प्राप्त करने के लिए अलाउ करता है। यानी कि सरोगेसी एक्ट में केवल इंडियन मैरिड कपल ही कवर होते हैं। ये चीज आपको खासतौर पर याद रखनी है। 2 पॉइंट यहां पर हैं, एक तो केवल इंडियन कवर होते हैं, उसमें भी केवल मैरिड कपल ही कवर होते हैं, अनमैरिड कपल्स को यहां पर कवर नहीं किया जाता। लेकिन जबकि अब बात करते हैं एआरटी कानून की तो ये मैरिड कपल के लिए भी है, ये लिव इन रिलेशन वाले लोगों के लिए भी है, लिव इन पार्टनर्स के लिए भी है, सिंगल वुमेन के लिए भी है, जो सिंगल महिला है उनके लिए भी है, और फॉरेनर्स के लिए भी है। तो आप कह सकते हैं कि जो एआरटी कानून है 2021 का, इसकी रेंज ज्यादा वाइड है, ये ज्यादा आपको व्यापक नजर आएगा क्योंकि इसके प्रोविजन ज्यादा लोगों को कवर करते हैं, ज्यादा सिचुएशंस को कवर करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपके नॉन इंडियंस हैं, फॉरेनर्स हैं, ओसीआईज हैं, पीओआई हैं, इनको यहाँ पर बेसिकली आपका प्रोहिबिट किया हुआ है। हालांकि एनआरआई होल्डिंग जो इंडियंस हैं वो सरोगेसी की सर्विसेज प्राप्त कर सकते हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं वो सरोगेसी की सर्विसेज यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अंत में आपके लिए एक सवाल मौजूद है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति एआरटी यानी कि सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी का हिस्सा नहीं है।
हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए स्पर्म एग डोनेशन, ऑप्शन बी इनवर्टो फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी सरोगेसी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।